दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है खूबसूरत देश थाईलैंड से, जहां ल्यूक एक पेंटिंग चुराकर भाग रहा था और इसे पकड़ने के लिए कई माफिया गुंडे इसका पीछा कर रहे थे। इस पकड़म पकड़ाई के खेल में ल्यूक गुंडों को चकमा देकर जल्दी से ट्रेन में सवार होकर इनके चंगुल से बच निकलता है और रात में इसके पास आती है एस्मे नाम की एक लड़की, जिसका मकसद भी पेंटिंग को पाना था। एस्मे किसी भी कीमत पर इस पेंटिंग को पाना चाहती थी, लेकिन ल्यूक इसे नहीं देता है। इसलिए एस्मे के गुंडे ल्यूक पर हमला कर देते हैं और खतरनाक फाइट शुरू होती है और एस्मे और इसके आदमी उसे बचते बचाते ल्यूक यहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद कहानी घूमती है ल्यूक की बहन शार्लेट पर, जो एक बड़े म्यूजियम में जॉब करती है और सभी पेंटिंग्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। शार्लेट जब पेंटिंग देख रही होती है तो अचानक से ल्यूक इसके सामने आ जाता है और इसे अपनी बातों में उलझाकर एक महंगी पेंटिंग चुराकर यहाँ से फरार हो जाता है। शार्लेट ल्यूक को रोकने की कोशिश करती है और पेंटिंग को वापस पाने के लिए शार्लेट भी इसकी गाड़ी में बैठ जाती है। ल्यूक इस पेंटिंग में अपने साथियों डेब और पैट्रिक के साथ कुछ खास सुराग ढूंढने लगता है, पर कोई फायदा नहीं होता। इसलिए ल्यूक वापस पेंटिंग को म्यूजियम में रख देता है और शार्लेट की जॉब चली जाती है। ल्यूक शार्लेट को बताता है कि हमारा मकसद फाउंटेन ऑफ द यूथ तक पहुंचना है। ये एक जादुई झरना है जो किसी की भी लाइफ को खुशियों से, पैसों से भर देता है। ल्यूक के इस मिशन में रिच बिजनेसमैन ओवन भी शामिल है, क्योंकि इसके कैंसर डिसीज को सही करने का इलाज जादुई झरना ही है। ओवन बताता है कि इस झरने का क्लू क्राइस्ट की 6 फेमस पेंटिंग्स में छुपा हुआ है, इसलिए हमें 6 पेंटिंग को ढूंढकर उनसे क्लू निकालना है जो अल्फाबेट के रूप में है। दरअसल फाउंटेन के प्रोटेक्टर नहीं चाहते कि कोई जादुई झरने को ढूंढकर उसका गलत इस्तेमाल करे, इसलिए उन्होंने झरने को एक सीक्रेट जगह छुपा दिया, जबकि उनके दुश्मनों ने फाउंटेन की लोकेशन पेंटिंग्स में रिवील कर दी। ल्यूक और ओवन के जिद करने पर शार्लेट इनके मिशन में शामिल हो जाती है। ल्यूक 6 पेंटिंग्स की इमेज दिखाता है, लेकिन इनमें से एक का क्लू मिसिंग होता है, जिस पर शार्लेट बताती है कि ये ओरिजिनल की कॉपी है, जबकि क्लू सिर्फ ओरिजिनल में ही छुपा है। यानी अब इन्हें रियल पेंटिंग तलाशनी होगी। ल्यूक और बाकी टीम मेंबर्स खूब खोजबीन करते हैं और पता चलता है कि 1906 में एक आर्ट कलेक्टर समुद्र के रास्ते रियल पेंटिंग को एक खास जगह ले जा रहा था, लेकिन शिप समुद्र में ही डूब गई। जानकारी मिलते ही पूरी टीम शिप को तलाशने के लिए नॉर्थ एंटार्क्टिक ओशियन की तरफ रवाना होती है और फिर बैलून की मदद से शिप को बाहर लाया जाता है, जिसमें रखा रियल पेंटिंग का बॉक्स ल्यूक और शार्लेट को मिल जाता है। इससे पहले कि ये बॉक्स ओपन कर पाते, इतने में एस्मे अपने गुंडों को लेकर यहाँ आ पहुँचती है और फिर जंग का आगाज होता है। लेकिन फायरिंग के दौरान बैलून फटने के कारण शिप समुद्र की आगोश में समाने लगती है, लेकिन ल्यूक बॉक्स को हासिल कर ही लेता है और जब रियल पेंटिंग को चेक करते हैं तो लैटिन कैरेक्टर W दिखता है। 6 पेंटिंग के क्लू मिलाने के बाद एक शब्द सामने आता है जो कि था विग्ड, यानी अगला क्लू विग्ड बाइबल से मिलेगा, जिसकी ओरिजिनल कॉपी ऑस्ट्रेलियन नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद थी। अभी ये ऑस्ट्रेलिया जाने का सोच ही रहे थे कि इतने में यहाँ जमाल इंटरपोल एजेंट अपनी पूरी टीम लेकर आ जाता है और सबसे पूछताछ करना शुरू कर देता है। तभी यहाँ माफिया कासिम भी दस्तक देता है, जिसका मकसद पेंटिंग पाना था। ल्यूक कासिम को पेंटिंग के साथ 5 और पेंटिंग देने का वादा करता है और इसके बदले अपने दोस्तों की जान की रिहाई मांगता है। कासिम इसकी बातों में उलझ जाता है और इतने में ल्यूक के इशारे पर जमाल लाउड म्यूजिक प्ले कर माहौल को डिस्टर्ब कर कासिम और उसके साथियों पर अटैक कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ल्यूक अपनी टीम को लेकर यहाँ से भाग निकलता है और सब लोग फ्लाइट लेकर ऑस्ट्रेलियन नेशनल म्यूजियम आ जाते हैं। शार्लेट का बेटा थॉमस भी इन्हीं के साथ था, जिसे शार्लेट ने ओवन के साथ बाहर कैफे में बिठा दिया था। इधर म्यूजियम में ल्यूक बाइबल को ढूंढ निकालता है, पर इतने में एस्मे यहाँ आ जाती है और ल्यूक पर हमला कर देती है। पर ल्यूक भी एस्मे के सभी गुंडों को सबक सिखाता है और आखिर में एस्मे को उल्टा लटकाकर यहाँ से बाइबल लेकर निकल जाता है। बाइबल को स्कैन करने में काफी टाइम लगने वाला था, इसलिए सब बाइबल को चुराने का डिसाइड करते हैं और लाइब्रेरी के अंदर बनी एक सुरंग से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ ओवन भी शार्लेट के बेटे को लेकर कैफे से निकलने लगता है, लेकिन तभी एस्मे के गुंडे इसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें ओवन अकेले ही बढ़िया सबक सिखाकर थॉमस को लेकर यहाँ से चला जाता है। होटल में जब ल्यूक की टीम बाइबल को स्कैन कर एक क्लू खोजती है तो इन्हें कुछ नंबर मिलते हैं, जिन्हें देख थॉमस इन्हें म्यूजिक नोट्स बताकर एक ट्यून बनाकर प्ले करता है और फिर खुलासा होता है कि ये धुन एंशिएंट आर्कियोलॉजिस्ट ने बनाई थी और इनकी अब सर्च लोकेशन थी पिरामिड ऑफ गीजा, जहाँ जादुई झरना छुपा हुआ था। इसलिए ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं।
दूसरी तरफ हम एस्मे को उसके मेंटोर के साथ देखते हैं। एस्मे कहती है कि ल्यूक जल्दी ही फाउंटेन को ढूंढ निकालेगा। मेंटोर एस्मे को हुक्म देते हैं कि तुम्हें किसी भी हाल में ल्यूक को रोकना होगा और साथ ही सेफ्टी के लिए एक वेपन भी देते हैं, जिसके बाद एस्मे ल्यूक को फॉलो करने लगती है। इधर ल्यूक अपनी टीम को लेकर गीजा पिरामिड के पास आ जाता है और बताता है कि पिरामिड के नीचे कई सीक्रेट चैम्बर्स बने हैं और हो सकता है हमारी मंजिल भी वहीं है, यानी फाउंटेन्स। इसलिए अब पूरी टीम पिरामिड के निचले हिस्से की तरफ बढ़ने लगती है। ओवन ने पहले ही सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लिए थे, इसलिए सभी सेफ्टी के साथ पिरामिड के नीचे हिस्से में जाते हैं। क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती, क्योंकि असली चैम्बर एक बंद दीवार के पीछे छुपा होता है। इसलिए शार्लेट सुराग तलाश करने के लिए 1 घंटे का टाइम मांगती है, पर ओवन इसे इतना टाइम नहीं देता और दीवार तोड़कर अंदर चला जाता है, जहाँ कुछ कदम आगे चलने पर इन्हें एक बड़ा गोल सा पत्थर रखा दिखाई देता है, जिसे हिला पाना इनके लिए नामुमकिन था। गुस्से में ओवन इसे ग्रेनेड से तबाह करने का आइडिया देता है, पर ल्यूक और शार्लेट इसे मना कर देते हैं। ना में जवाब सुन ओवन गुस्से में कहता है कि इस मिशन पर सारा पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ, इसलिए मैं जो कहूँगा वही होगा। इनकी बहसबाजी के बीच थॉमस नोटिस करता है कि इस हॉल में आवाज की गूंज बहुत लाउड है और फिर थॉमस की नजर यहाँ रखे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर पड़ती है। जैसे ही थॉमस बाइबल वाली धुन को इस इंस्ट्रूमेंट पर प्ले करता है, पूरा रूम वाइब्रेशन से भर जाता है और इस वाइब्रेशन का असर इस भारी पत्थर पर भी पड़ता है, जिससे ये जमीन से ऊपर उठ जाता है। और फिर शार्लेट जब इसे आगे खिसका कर देखती है तो यहाँ एक पेटेल का चित्र बना होता है। इस पेटेल को टच करते ही जमीन अपनी जगह से मूव हो जाती है और एक प्लेटफॉर्म इन्हें नीचे लेकर जाता है और टीम पिरामिड के काफी नीचे पहुंच जाती है। इधर बाहर इंटरपोल जमाल अपनी टीम के साथ पिरामिड के पास आ जाते हैं, जिन्हें रोकने के लिए ओवन के गार्ड इन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एस्मे भी अपनी टीम लेकर यहाँ आ जाती है और इसे ओवन के गार्ड्स का मुकाबला करना पड़ता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसी कहावत को सच साबित करते हैं और जमाल और एस्मे दोनों हाथ मिलाकर ओवन के गार्ड्स को मार गिराते हैं और फिर पिरामिड के अंदर एंटर करते हैं। दूसरी तरफ ल्यूक को आगे बढ़ने पर एक खुफिया पैसेज नजर आता है और दीवार पर ट्री ऑफ लाइफ का सिंबल बना होता है। यहीं पास में एक गॉडेस की मूर्ति होती है, जिसके हाथ से शार्लेट बर्निंग स्टोन लेकर इस पैसेज पर जैसे ही लगाती है, एक रास्ता बन जाता है। अब सब इस रास्ते के अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कि नीचे 5-6 फ्लोर जितनी गहराई का एक बड़ा सा चैम्बर है, जहां तक पहुंचने के लिए ना तो कोई सीढ़ी है और ना ही कोई दूसरा ऑप्शन। लेकिन तभी ल्यूक की नजर एक बीटल के निशान पर पड़ती है, जिसे छूते ही दीवारों में बदलाव होने लगता है और ऑटोमेटिकली सीढ़ियां सामने आ जाती हैं, जिनकी मदद से ये चैम्बर तक पहुंचते हैं। और फिर यहाँ इन्हें एक होल सा नजर आता है, जिसके पास जाते ही अपने आप रास्ता बनने लगता है और फिर सब इस रास्ते से नीचे उतरते हैं। ये लोग अब फाइनली फाउंटेन ऑफ द यूथ के पास आ जाते हैं, जिसे अब तक सिर्फ इन्होंने कहानियों किस्सों में सुना था, लेकिन अब ये इनके सामने था। इस छोटे से पॉन्ड में मौजूद पानी ही अमरता का वरदान था। ये फाउंटेन ओवन की उम्मीदों से बिल्कुल अलग था, इसलिए ये इसे देखकर खुश नहीं होता। पानी का जादू चेक करने के लिए ये ल्यूक से कहता है कि तुम पहले इसे पियो, पर ल्यूक और शार्लेट दोनों ऐसा करने से साफ इनकार कर देते हैं और यहाँ ओवन खुलासा करता है कि उसे कैंसर नहीं है, बल्कि वो तो इस जादुई झरने से खुद को शक्तिशाली और अमर बनाना चाहता है। ल्यूक जब ओवन के कहने पर पानी नहीं पीता तो ओवन इसे शूट कर जख्मी कर देता है और मजबूरन ल्यूक को ये पानी पीना पड़ता है। ल्यूक का खून जैसे ही पानी में गिरता है, एक चमत्कार होता है और एक अजीब सी रोशनी पानी के रूप में इसके चारों तरफ लिपट जाती है और फिर बिजली सी चमकती है और ल्यूक के हाथ से रोशनी से भरा पानी आ जाता है, जिसे पीते ही शार्लेट और थॉमस की लाइफ फौरन ल्यूक की बॉडी में ट्रांसफर होने लगती है और ये सब ल्यूक को विजन्स में नजर आता है। इस विजन का मतलब था कि इमॉर्टल का वरदान पाने के लिए उसे अपनों को कुर्बान करना होगा। ये जानने के बाद ल्यूक पानी नहीं पीता और अमरता की जगह अपनी फैमिली को चुनता है। ऐसा करते ही पानी इससे दूर हो जाता है और इसके सारे जख्म खुद ब खुद भर जाते हैं, क्योंकि फाउंटेन ने जो ल्यूक का टेस्ट लिया था वो इसमें पास हो गया था और ये साबित कर दिया था कि वो सेल्फिश नहीं है। ये देख गुस्से में ओवन जब ल्यूक पर फायरिंग करता है तो फाउंटेन ल्यूक का सुरक्षा कवच बन जाता है। ये देख अब ओवन पानी पीने के लिए आता है और अपनी खून की बूंदें गिराता है, जिसके बाद पानी एक्टिव होकर इसे घेर लेता है और इसे विजन में खुद ही किसी दूसरे रूप में लाइफ फोर्स खींचता दिखता है। लेकिन ओवन नहीं रुकता और पानी पी लेता है और एक पावरफुल इंसान बन जाता है।
अब तक एस्मे और जमाल भी यहाँ आ गए थे। एस्मे पावर को रोकने के लिए अपना त्रिशूल वेपन निकालकर एक सीक्रेट डोर को ओपन कर वहाँ मौजूद घंटे को बजा देती है, जिसकी गूंज हॉल में गूंजते ही डोर्स लॉक होने लगते हैं और फिर फाउंटेन अपना खतरनाक रूप दिखाता है और ओवन की खुदगर्जी सेल्फिशनेस की सजा के तौर पर इसकी लाइफ का फोर्स खींचकर उसे बूढ़ा इंसान बना देती है और यही चैम्बर में फंसा रह जाता है, जबकि ल्यूक और बाकी सब पिरामिड से बाहर निकल आते हैं। ल्यूक सारी पेंटिंग्स जमाल को वापस कर देता है और एस्मे इसे गुड बाय किस देकर चली जाती है, जबकि शार्लेट ल्यूक की तरह एक्सप्लोरर बनने का डीडे करती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये एडवेंचरस मूवी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय।